प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 5 चल रहा है पूर्ति की अवधारणा। प्रिय विद्यार्थियों, गत क्लास में हमने अध्ययन किया था पूर्ति तालिका, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एवं बाजार पूर्ति तालिका। चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक पूर्ति वक्र पर। क्या कहता है पूर्ति वक्र? देखिए, जिस प्रकार से हमने पूर्ति तालिका में पढ़ा कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन भिन्न भिन्न कीमतों पर पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाली तालिका क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन अलग अलग कीमतों पर जो पूर्ति मात्रा है उनके मध्य संबंध बताने के लिए एक वक्र बनाया जाए तो उस वक्र को हम क्या कहते हैं? पूर्ति वक्र कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु विशेष की भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन भिन्न भिन्न कीमतों पर पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाला वक्र क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। यदि पूर्ति वक्र की परिभाषा आती है तो हमें क्या लिखना है? ये वाली इसकी परिभाषा लिखनी है कि भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाला वक्र क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। और यदि पूछा जाए इसकी आकृति कैसी होती है, किस प्रकार का होता है, तो ये धनात्मक ढालू होता है। और जबकि हमने मांग वक्र में पढ़ा कि मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है। धनात्मक ढालू क्यों होता है अभी हम बनाएंगे इसका और इसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमने पूर्ति के नियम में पढ़ा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक या सीधा संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति मात्रा भी क्या होती है? घटती है। अब आता है कि पूर्ति वक्र कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से पूर्ति तालिका दो प्रकार की थी, व्यक्तिगत एवं बाजार पूर्ति तालिका, ठीक उसी प्रकार से पूर्ति वक्र भी दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक बाजार पूर्ति वक्र। अर्थात यदि किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए उस वस्तु के भिन्न भिन्न कीमतों एवं पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाला वक्र होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। और यदि बाजार में उस वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर जो कुल पूर्ति है उसके मध्य संबंध बताने वाला वक्र बनाया जाए तो वो क्या हो जाएगा? बाजार पूर्ति वक्र। बनाते हैं हम पहले फर्म ए का व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने मांग वक्र में बनाया था, एक वाई अक्ष और इधर बनाएंगे हम एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? कीमत अक्ष कहते हैं, क्योंकि इस पर कीमत ली जाती है जैसे मांग वक्र में था। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति वक्र में इसको हम बोलते हैं मात्रा अक्ष, या इस पर हम सप्लाई की मात्रा लेते हैं। अब देखिए, पैमाना लेना होता है हमें। ये पैमाना ठीक उसी प्रकार लिया जाता है जैसे आपने गत कक्षाओं में अध्ययन किया है ग्राफ के सवालों के अंदर कि एक खाना बराबर 1 इकाइयां 2 इकाइयां। जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार, हमारे पास उपलब्ध स्पेस के अनुसार, जगह के अनुसार या इसके डाटा के अनुसार, दोनों चीजों का समायोजन करते हुए हमें पैमाना लेना होता है। जैसे कीमत का सबसे छोटा मान 2 रुपए है और कीमत का सबसे बड़ा मान 10 रुपए है। अर्थात यदि वाई अक्ष पर आप पैमाना लेते हुए खाना बराबर 1 इकाई, तो हमें कितने खानों की जरूरत पड़ेगी? सबसे बड़ा मान 10 है तो सबसे ज्यादा हमें 10 खानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से पूर्ति मात्रा को देखिए। पूर्ति मात्रा का सबसे छोटा मान 10 इकाइयां है, सबसे बड़ा मान कितना है? 50 इकाइयां। तो यदि आप x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई पैमाना लेते हो तो चूंकि सबसे बड़ा मान कितना है? 50 है, इसलिए इस अक्ष पर हमें कितने खानों की जरूरत पड़ेगी? 50 खानों की जरूरत पड़ेगी। एक इकाई बराबर आप एक खाना बराबर यदि आप 2 इकाइयां लेते हो तो कितने खानों की जरूरत पड़ेगी? 25 खानों की। इस प्रकार से इसकी जो पूर्ति की इकाइयां है उसका छोटा से छोटा मान है, बड़ा से बड़ा मान, उसके साथ समायोजन स्थापना करते हुए हमें ये चित्र बनाना है कि हमारा ये रेखा चित्र अनुपातिक रूप से थोड़ा सही लगे। तो इस प्रकार से इसका हम वाई अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं। एक खाना बराबर 2 इकाइयां, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार से हमने पैमाना ले लिया। एक्स अक्ष पर इसका पैमाना हम ले लेते हैं एक खाना बराबर 10 इकाइयां, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। अब जिस प्रकार से ग्राफ में आप x और y अक्ष के मान को देखते हुए बिंदु प्राप्त करते थे, ठीक उसी प्रकार देखिए कीमत है जो y अक्ष का मान है और पूर्ति मात्रा है जो x अक्ष का मान है। x अक्ष का पहला मान 10 है, y अक्ष का पहला मान 2 है। तो x अक्ष का पहला मान 10, y अक्ष का पहला मान 2। इस प्रकार से हम इनके बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से y अक्ष का दूसरा मान 4 है, x अक्ष का दूसरा मान 20 है।
तो 4 और 20 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से आपका दूसरा बिंदु आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा, y अक्ष का मान 6 रुपये कीमत है और x अक्ष का मान 30 इकाइयां है। 6 और 30 के हिसाब से हम तीसरा बिंदु इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से चौथा 8 और पांचवा 10 है, इधर चौथा 40 और पांचवा 50 है। तो 8 और 40 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे और 10 और 50 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इनको सबको आपस में क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा से इसको मिला देंगे। ये हमारा क्या बन गया, पूर्ति वक्र। अब इसको डैश डैश से इस प्रकार आपको मिला देना है, इस प्रकार से, अर्थात संबंधित इकाइयां और संबंधित कीमत हमें पता चल जाएगी कि 8 रुपये कीमत पर जैसे 40 इकाइयां है, इसी प्रकार से 10 रुपये कीमत पर 50 इकाइयां हैं। अब देखिए आप इस वक्र को कैसा है, धनात्मक ढालू है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी घट रही है। अर्थात कीमत एवं पूर्ति मात्रा के मध्य कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है या सीधा संबंध है। लेकिन मांग वक्र में ये कैसा था, ऋणात्मक था या विपरीत संबंध था। तो प्रश्न आ जाए कि मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र के मध्य मुख्य अंतर क्या है, तो हमें क्या लिखना है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है लेकिन पूर्ति वक्र धनात्मक ढालू होता है। इस प्रकार से यदि रेखा चित्र बनाना आए तो हमें बनाना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप इन बिंदुओं को इस प्रकार से कवर करते हुए दिखाएं, आप सीधा बिंदु लगाकर उनको लाइनों से मिला सकते हो सीधा, और आपको ये लाइन सीधी खींचनी है और आपका ये जो अनुपातिक रूप से जैसे ये कीमत और ये मांग जो पूर्ति मात्रा है इस प्रकार से सही होना चाहिए। तो ये था किसका पूर्ति वक्र, फर्म ए का व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब हम फर्म बी का पूर्ति वक्र बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनेगा। चलते हैं फर्म बी के पूर्ति वक्र पर। देखिए फर्म बी में भी कीमत क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 रुपए, अर्थात जैसे फर्म ए के लिए कीमत थी वैसे ही फर्म बी के लिए है। तो y अक्ष पर हम वही पैमाना ले लेते हैं, एक खाना बराबर 2 इकाइयां, अर्थात 2, 4, 6, 8 और 10। फर्म बी के लिए पूर्ति मात्रा है वो फर्म ए से अलग है, अर्थात जैसे यहां 10 इकाइयां थी तो फर्म बी के लिए कितनी है, 20 इकाइयां। हम ध्यान से देखेंगे तो फर्म बी के लिए पूर्ति मात्रा का सबसे छोटा मान 20 है और सबसे बड़ा मान कितना है, 100 है। तो यदि हम x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई लेते हैं तो हमें कितने खानों की जरूरत पड़ेगी, 100 खानों की जरूरत पड़ेगी। यदि एक खाना बराबर 2 इकाइयां लेते हैं तो कितने खानों की जरूरत पड़ेगी, 50 खानों की। और यदि एक खाना बराबर 4 इकाइयां ले तो 25 खानों की। इस प्रकार इसके साथ समायोजन करते हुए कि हमारा रेखा चित्र है वो सही अनुपात में बन जाए, हम एक खाना बराबर 10 इकाइयां ले लेते हैं या एक खाना बराबर 20 इकाइयां ले लेते हैं। एक खाना बराबर यदि हम 20 इकाइयां लेंगे तो हमें कितने खानों की जरूरत पड़ेगी, 5 खानों की जरूरत पड़ेगी। तो पैमाना हम लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। अब ठीक उसी प्रकार से हम बिंदु प्राप्त कर लेंगे, जैसे y अक्ष का पहला मान 2 है और x अक्ष का पहला मान 20 है, तो 20 और 2 के साथ इस प्रकार से हम ये बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा y का मान 4 है और x का मान 40 है, 40 और 4 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरा मान 6, y का और x का मान 60 है, तो 6 और 60 के हिसाब से इस प्रकार से बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से मान इसका चौथा मान 8 और इसका मान 80 है, अर्थात x का मान 80 और y का मान 8 है। 8 और 80 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे और अंतिम मान इसका 10 और इसके 100 के हिसाब से बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ये जो बिंदु हमें मिलेंगे इनको आपस में क्या करेंगे, हम इस प्रकार से एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ये हो गया फर्म बी का व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 और इसको 20 से इस प्रकार से हम डैश डैश इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए कैसा है, धनात्मक ढालू है। जिस प्रकार से फर्म ए का व्यक्तिगत पूर्ति वक्र धनात्मक ढालू था, ठीक उसी प्रकार से फर्म बी का भी पूर्ति वक्र कैसा है, धनात्मक ढालू है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी घट रही है। अर्थात पूर्ति का नियम के अनुसार जो हमारा पूर्ति वक्र है वो सही है। तो ये था फर्म ए और फर्म बी का व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब हम चलते हैं बाजार पूर्ति वक्र पर। किस प्रकार से बनेगा बाजार पूर्ति वक्र, ठीक उसी प्रकार से हम पैमाना लेते हुए इसको बनाएंगे। x अक्ष पर हम पूर्ति मात्रा लेंगे और y अक्ष पर हम क्या लेंगे, कीमत लेंगे। देखिए
कीमत बाजार पूर्ति की भी वही है जो एक्स ए और बी फर्मों की व्यक्तिगत फर्मों की थी। तो 2, 4, 6, 8, 10 अर्थात हम वाई अक्ष पर वही पैमाना रख लेते हैं, एक खाना बराबर 2 इकाइयां। चूंकि पूर्ति मात्रा में देखिए इसमें पे हमारे पास सबसे छोटा मान 30 इकाइयां है और सबसे बड़ा मान कितना है 150 इकाइयां। तो इसके अनुसार हमें क्या करना है, इसका पैमाना रखना है एक्स अक्ष का। तो यदि हम प्रति खाना 30 इकाइयां रख लें तो हमें कितने खानों की जरूरत पड़ेगी, 5 खानों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पैमाना इस प्रकार से रखते हैं कि एक खाना बराबर 30 इकाइयां, ये हो जाएगा 30, 60, 90, 120 और 150। इस प्रकार से हमने इसका पैमाना रख लिया, किसके लिए, बाजार पूर्ति वक्र के लिए। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने ए और बी फर्म के लिए व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के लिए बिंदु प्राप्त किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसके भी हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान के अनुसार बिंदु प्राप्त कर लेंगे। जैसे पहला मान वाई अक्ष के लिए कितना है 2 रुपए, एक्स अक्ष के लिए कितना है 30 इकाइयां। तो 2 और 30 के अनुसार से हमारा बिंदु जैसे हम ग्राफ में निकालते थे इस प्रकार से यहां आएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा बिंदु 4 रुपए कीमत और 60 इकाइयां, ये 4 और 60 के हिसाब से यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु 6 और 90 इकाइयां, 6 रुपए कीमत और 90 इकाइयां, दोनों के इस प्रकार से देखते हुए जहां उनका मिलान बिंदु होगा वो बिंदु होता है। ठीक इसी प्रकार से 8 और 120, 8 और 120 के हिसाब से ये बिंदु यहां आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से 10 और 150 ये आपका बिंदु यहां पर आ जाएगा। अब इन बिंदुओं को आप सीधी रेखा से आपस में क्या कर दोगे, इस प्रकार से मिला दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ति वक्र। कौन सा पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। इस प्रकार से इनको हम डैश डैश से मिला देंगे इस प्रकार से। तो कैसा है, धनात्मक ढालू है। कैसा है, धनात्मक ढालू। धनात्मक ढालू क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी घट रही है। तो ये था पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एवं बाजार पूर्ति वक्र। अब सवाल आता है परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। यदि आपको सीधा पूर्ति वक्र पूछा जाए तो हमें सीधा एक टेबल बनानी है कीमत और पूर्ति की, और उस डाटा से हमें एक पूर्ति वक्र बना करके दिखा देना है। हमें अलग अलग उसका इस प्रकार से व्यक्तिगत पूर्ति वक्र या बाजार पूर्ति वक्र के अलग अलग रेखा चित्र या वक्र नहीं बनाने। और यदि पेपर में प्रश्न आता है अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है या बाजार पूर्ति वक्र क्या है, तो फिर इस सेम पूर्ति वक्र की परिभाषा में हम इन शब्दों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात फिर यदि पूर्ति वक्र की जगह व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की परिभाषा पूछी जाती है, फिर हम क्या लिखेंगे, किसी व्यक्तिगत फर्म के द्वारा किसी वस्तु विशेष की भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाला वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। इस प्रकार से यानी उन शब्दों की परिभाषा में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि पूछा जाता है कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का रेखा चित्र बनाइए, फिर तो हमें लिखना है कि ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है इस प्रकार से। और यदि सीधा ही पूछा जाए कि पूर्ति वक्र, तो फिर हमें ना बाजार लिखना है और ना ही हमें क्या लिखना है, व्यक्तिगत। फिर एक सीधी पूर्ति वक्र की तालिका बनानी है और उसके अनुसार हमें एक पूर्ति वक्र का रेखा चित्र बनाते हुए समझाना है। और ये हमें लिखना जरूर है कि पूर्ति वक्र धनात्मक ढालू होता है, कारण कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा भी घटती है। तो ये था पूर्ति वक्र, जिसके 2 प्रकार, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एवं बाजार पूर्ति वक्र। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।